Hello everyone. In this lecture, we have to discuss the remaining topics of unit number 1, that is curve. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्व का जो यूनिट नंबर 1 है उसके रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि सिंपल सर्कुलर कर्व का सेटिंग आउट कैसे करेंगे। सिंपल सर्कुलर कर्व बनाने के लिए इसको सेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए टोटल 5 मेथड है हमारे पास में, तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। द मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व में बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। मेनली 2 क्लास है, यानी कि 2 कैटेगरी है, और वो 2 कैटेगरी में हमारे पास में आगे आते हैं 5 मेथड उसके अंतर्गत। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए आपको एक आता है कि लिनियर और चेन एंड टेप मेथड, यानी कि चेन और टेप मेथड से जो कि नॉर्मली सेटिंग आउट करते हैं कर्व का चेन और टेप से, जिसमें हम लोग जैसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और एपेक्स डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालते हैं। ये सबसे हम लोग इसको सेट आउट कर लेते हैं। क्या इसके अलावा कोई और मेथड भी है? तो जी हाँ, इसके अलावा है एंगुलर और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड आर दोज इन विच थोडोलाइट और विदाउट ए चेन आर एम्प्लॉयड टू सेट आउट द कर्व। मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है कि हमको चेन के अलावा थोडोलाइट यूज करते हैं। थोडोलाइट यानी कि डिफ्लेक्शन मेथड हमारा इसमें आता है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। तो इसके लिए हमको एक एक करके और भी मेथड हमको जानने हैं। तो सबसे पहला आता है बाय ऑफसेट ऑर्डिनेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। फर्स्ट मेथड है, और इसमें जनरली लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, अगर एक दो के अगर बात नहीं करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये सेटिंग आउट ऑफ कर्व, और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो लॉन्ग कॉर्ड जो है आपका, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। कर्व को सेट आउट करने के लिए डिवाइड द लॉन्ग कॉर्ड इनटू एन इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। देखिए लॉन्ग कॉर्ड होता क्या है, जैसे कि आपका ये कोई इंटरसेक्शन ऑफ रोड है और आपको कर्व इस तरह से बनाना है, तो इसमें इस कर्व का जो ये पार्ट होता है, इस जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको लॉन्ग कोड कहा जाता है। यानी कि सर्कल है, सर्कल के लिए जो आप कोड लगाते हैं यही आपका क्या होता है, कोड होता है, लॉन्ग कोड हो गया। ठीक है, तो उसको डिवाइड करना होता है, इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद मतलब कि इसमें बांटेंगे 1 2 3 4 ऐसे इक्वल पार्ट्स में दोनों बांटेंगे, यानी कि 5 इधर बांटे तो 5 इधर भी हमको बांटना पड़ेगा। Set out the offset as calculated from formula each of point of division, thus obtaining the required points of the curve। तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हेल्प से आपको इन सभी का लेंथ निकालना होगा। ठीक है, कर्व को जनरेट करना है, कर्व बनाना है, तो क्या करना होगा। देखिए कर्व जैसे हमको बनाना है तो क्या किए कि ऐसा हमको शेप बनाना है कर्व का, तो हमने क्या किया कि इसको पहले एक लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि सबसे पहले हमने ये वैल्यू हमने निकाल लिया कि कितना आपका लेंथ आएगा। इसके बाद एक हमने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, और यहाँ से ये हाइट्स हम यहाँ पर बनाते चलते हैं। ये हाइट जैसे जैसे हमारे पास में आएगा, इन सबको फिर हम फ्री हैंड से मिला देंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, एक कर्व मिल जाता है। यहाँ से फिर ये इसी का हमको दोबारा कामयाबी करेंगे तो टोटल हम देखते हैं कि हमको कर्व मिलेगा। तो ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कोड का मतलब हुआ कि आपको यही यही ऑफसेट को कैलकुलेट करना होगा कि इन सभी का हाइट होगा कितना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के हेल्प से। सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग ईडी, अगर कर्व ये सिमेट्रिकल होगा तो ऑफसेट ऑफ राइट हाफ कर्व विल सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हाफ। यानी कि ये सिमेट्रिकल होगा, जो कि सर्कुलर कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व है तो सिमेट्रिकल होगा ही। फर्स्ट हाफ जो होगा ये दूसरे हाफ का सिमेट्रिकल होता है, तो ये उसके लेफ्ट हाफ के बिल्कुल सेम होगा। इफ द ऑफसेट एट कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला, ऑफसेट अगर कैलकुलेट किया जाता है फार्मूला से लॉन्ग कोड का, शुड बी डिवाइडेड इन कन्वेंट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड द कैलकुलेटेड ऑफसेट सेट आउट ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट किए हुए हैं, फॉर्मूला के हेल्प से अगर आप निकाले हुए हैं, तो वो क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, जो कि ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन को के बराबर था। दिस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर सेटिंग आउट ऑफ शॉर्ट कर्व्स। तो ये जो मेथड है आप इसको शॉर्ट कर्व के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा लेंथ ऑफ कर्व के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, कि अगर जिस कर्व का लंबाई मान लीजिए 1000 मीटर हो, उसके लिए इस कर्व का फॉर्मूला आपको यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि इस कर्व को हम लोग करते कैसे हैं। तो सपोज आपके पास में एक ऐसा एक कर्व है, जिसमें अगर हम पॉइंट मेंशन करना चाहें तो ये है आई मानते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर जो एंगल है इंटरसेक्टिंग एंगल, इसको फाई मानते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व को T1 एंड दूसरे पॉइंट ऑफ कर्व को, लास्ट पॉइंट ऑफ कर्व को T2 हमने एज्यूम किया हुआ है। इसके बाद इसका जो एपेक्स डिस्टेंस होगा, यहाँ से एपेक्स डिस्टेंस सेंटर से आता है और कर्व के बिल्कुल सेंटर तक आता है, तो इस एपेक्स डिस्टेंस को हम यहाँ पर m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, m पॉइंट से, और जो आपका मिड ऑर्डिनेट आया यहाँ से, मिड ऑर्डिनेट इसको हमने यहाँ पर पॉइंट k माना।
ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये ओ इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये आपका सपोज एक कर्व है, इसको क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, सॉरी ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। तो इसमें लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, T1 से T2 का डिस्टेंस क्या होगा, ये लॉन्ग कॉर्ड होगा T1 T2 का डिस्टेंस। अब यहाँ से आपको ये सब ऑफसेट निकालना है। तो एम के क्या है, एम के है मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट ये आपका है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता होता है। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमने इसको एनालिसिस करके भी दिखाया था कैसे होता है। हमको क्या करना है कि ये जो डिफरेंट हाइट्स यहाँ से बनेंगे, डिफरेंट हाइट्स, यही डिफरेंट हाइट्स का आपको वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, यही हाइट का आपको वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो उसी के लिए हमको क्या करना होगा, उसी के लिए आगे हम लोग फर्दर प्रोसेस करना होगा। तो माना माना कि हमारे पास में थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लें ताकि अच्छे से दिखे। माना कि हमारे पास में m से k जो है, m से k ये मिड ऑर्डिनेट है, m और k, और दूसरा हमने यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर डाला जिसका हमने नाम लिख दिया यहाँ से p, एंड हाँ p ही रखेंगे यहाँ से। ये जो आपका लेंथ यहाँ से आया और एक लेंथ को हमने यहाँ से बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में एक ट्रायंगल बन के आ गया। कौन सा ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल पी ओ, और यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए क्यू, इस पॉइंट जहाँ पर ये क्यू आता है इसको नाम लिखते हैं क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में हम क्या देखते हैं, ओ से पी, ओ से पी क्या है, तो रेडियस है। सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। ओ से पी हमारा रेडियस है। उसके बाद ओ से क्यू हमें नहीं पता है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें क्यू से के की वैल्यू निकालना है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो क्यू से के का वैल्यू निकालना है, जो कि हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस, ठीक है, क्यू से के की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ एम, यहाँ से ओ से एम को वैल्यू को हम कहाँ से घटा दें, ओ से क्यू को घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, के से क्यू मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखें, सबसे पहले हम इसको पी ओ क्यू में हम ट्रायंगल का ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, पी क्यू, पी से क्यू का हमें डिस्टेंस नहीं पता है, पी से क्यू स्क्वायर, और ओ से क्यू, ओ से क्यू का भी डिस्टेंस हमको नहीं पता है। तो यहाँ से अब क्या मान लें, पी से क्यू को डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो पी से क्यू का डिस्टेंस आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, इसको हमने एक्स मान लिया पी से क्यू का। तो ओ क्यू बराबर, यहाँ से आपको निकाल लीजिए, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं कौन सा, T1 के ओ, एक ट्रायंगल यहाँ से हम जनरेट करते हैं। ठीक है, ये T1 के और ओ से, तो ट्रायंगल T1 के ओ में, ठीक है, या फिर ओ के T1 हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ओ T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 के स्क्वायर प्लस ओ के स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का ये बनता है। तो देखिए T1 ओ क्या है, T1 ओ हमारा क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस स्क्वायर। और देखिए लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है तो टोटल लेंथ एल होगा, तो इस लेंथ को मान ले L/2, इस लेंथ को मान लेते L/2। तो T1 से K की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/2 का स्क्वायर, और O से K हमें नहीं पता है तो यहाँ से लिख लेंगे O से K स्क्वायर। यानी यहाँ से OK की वैल्यू अगर निकालना होगा क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, और इसका हमारे पास में क्या बन जाएगा, तो अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ये y की, इसको इसकी वैल्यू निकालना है। p से जो आपने यहाँ पर लेंथ डाला हुआ है इसको मान लेते हैं y, तो ये आपको y निकालना है। अब y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हमारे किसके बराबर है, k, q से k के बराबर है, k q बराबर है, k से q के बराबर है।
अब के से क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ क्यू माइनस ओ के, ओ से क्यू और में से ओ से के घटा देंगे, यानी ओ क्यू माइनस ओ के घटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या किया हमने, ओ क्यू का वैल्यू, देखिए ओ क्यू का वैल्यू आपके पास में आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ये ओके, ओके का वैल्यू यहाँ पर है तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये आपका y मिल गया, यानी कि जितना आपको रेडियस क्वेश्चन में दिया होगा, आपको रेडियस क्वेश्चन में दिया होगा, ये जो x है ये आपका पेग इंटरवल होता है। मान लेते हैं कि ये l बाई टू जो है आपके पास में 50 मीटर आ गया, तो ये इंटरवल आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 5-5 का 10 पे बनाते हैं कि 10-10 का 5 बार करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये x जो है खुद से डिसाइड करना है क्या होगा। एल बाई टू आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कितना आएगा एल बाई टू की वैल्यू, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर देना होता है और आपका हो जाता है ये एल बाई टू का। तो कहने का मतलब हमने ये एनालिसिस इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मूला अगर आप भूल जाए तो इस तरह से फॉर्मूला को जनरेट कर पाए। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल आपका फॉर्मूला निकल करके आया ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको बनता है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड का इक्वेशन। तो यहाँ से जितना आपको रेडियस दिया होगा, जितना आप रखेंगे अपना पेग इंटरवल और जितना आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते जाएगा। तो बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का और जो कि इससे रिलेटेड है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि इसका यूज करना कैसे है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं पहले कि उसमें क्या करना है। टू टेंजेंट्स ए आई एंड आई बी, देखिए ये हो गया आपका ए से आई मान लेते हैं और आई से इस पार्ट को हमने बी मान लिया। ए आई आई बी दो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, आई पर इंटरसेक्ट किया, जिसका चेनेज है 150.5 मीटर। चेनेज यानी कि इसका डिस्टेंस ए से स्टार्ट करके आई तक का जो डिस्टेंस है वो है 150.5 मीटर। कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ ए कर्व जिसका रेडियस है 100 मीटर, यानी कि ये ओ पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2 और रेडियस दे दिया है आपको कितना 100 मीटर का, यहाँ भी रेडियस है आपको 100 मीटर का। डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री, ये डिफ्लेक्शन एंगल है, फाई की वैल्यू आपको दिया है कितना 30 डिग्री बाय द मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड के मेथड से आपको इसको बनाना है। करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इसका मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है और यहाँ से ऑफसेट करते करते निकालते चलना है। तो सबसे पहले आपको चेनेज दिया है ए से आई का डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। चेनेज ऑफ T1 निकालेंगे, चेनेज ऑफ T2 निकालेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला टेंजेंट लेंथ, मतलब T1 से I का डिस्टेंस कितना होगा टेंजेंट लेंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है R tan फाइव बाई टू। फाइव बाई टू का मतलब हो गया 30 डिग्री है, 30 डिग्री बाई टू करेंगे 15 डिग्री, तो इसको सॉल्व किया तो 26.79 आ गया। यानी कि इतना डिस्टेंस ये जो आएगा टेंजेंट लेंथ की जो डिस्टेंस है ये आ गया 26.79। अब बताइए टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया है 150.5 मीटर, तो पूछेंगे T1 का चेनेज कितना होगा, तो T1 का चेनेज के लिए क्या करेंगे 150 में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो T1 पे पहुंच जाएंगे। तो वही काम करेंगे, क्या चेनेज ऑफ T1 निकालेंगे तो 150.5 जो दिया हुआ है इसमें से इस वैल्यू को घटा दिए तो 123.71, यानी T1 का पॉइंट यानी कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 123.71 से शुरू हो रहा है कर्व। अब कर्व का लेंथ भी निकालेंगे, कर्व का लेंथ कितना होगा, तो फॉर्मूला में रखेंगे क्या कि पाई आर इंटू जो भी इसका डिफ्लेक्शन एंगल है डिवाइड बाई 180, यहाँ से हम वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ से कर्व का लेंथ आ गया 52.36। तो यहाँ से 52.36 मीटर का हमको कर्व बनाएंगे तो T2 कितना होगा, तो T2 का चेनेज मिल जाएगा, इसमें हम उसको जोड़ देंगे तो T2 हमको क्या मिल गया, मतलब 123.71 पर यहाँ थे और इसमें कर्व लेंथ अगर जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे T2 पर पहुँच जाएंगे। तो वही किए T2 का हमने चेनेज निकाल लिया इतना, मतलब कर्व शुरू करना है इस पॉइंट से और ख़त्म करना है हमको इस पॉइंट तक जा करके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका चेनेज निकालिए कर्व का। अब देखते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइन इसका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला यहाँ पर निकालिए। साइन यहाँ पर 15 डिग्री होगा, 30 नहीं होगा, 15 डिग्री, 2 साइन डेल्टा बाई 2 होता है। यहाँ से हम इसको वैल्यू निकालते हैं 51.76 आएगा, 51.76 मीटर आएगा।
अब आपको क्या पता चल गया कि टोटल लेंथ कर्व का, टोटल लेंथ अगर आप एल माने हुए हैं तो टोटल का लेंथ होगा 51.76, और अगर हाफ लेंथ करना है, क्योंकि ये तो दोनों सेम होगा, हाफ हाफ, तो दोनों के लिए 51.76/2 करेंगे तो एक कर्व का हमारे पास में लेंथ मिल जाता है 25.88। ये हो गया 25.88, ये भी हो गया 25.88। अब हमको देखिए आपके पास में कितना कितना मिलेगा, तो इसको माइनस कर लीजिए 123.71 में से 176.07 जो आएगा इसको माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद जो आपका वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना हमको यहाँ से ऑफसेट यूज करना है। ठीक है, कितना आपको ऑफसेट यूज करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो मिड ऑर्डिनेट हमने निकाला, यानी कि ये सबसे बड़ी वैल्यू कितने आएगी इसकी, सेंटर वाला पार्ट मिड ऑर्डिनेट, इसकी फार्मूला हमने यूज किया और यहाँ से निकाल लिया वैल्यू को 3.41 मीटर का ये आएगा। द ऑर्डिनेट आर कैलकुलेटेड एट 5 मीटर इंटरवल। देखिए हमने यहाँ पर 5 मीटर इंटरवल लिए हुए हैं और सेंटर से स्टार्ट किए हुए हैं, और T1 के तरफ जितना काम यहाँ के लिए करेंगे उतना ही काम हमको लेफ्ट राइट साइड के लिए करना होगा, क्योंकि बोथ क्या है, ये दोनों ही हमारा सिमिलर है क्योंकि ये सिंपल सर्कुलर कर्व है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको माना है 5 मीटर इंटरवल, आप चाहें तो इसको 10 मीटर इंटरवल भी मान सकते हैं। वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हमने 5-5 मीटर पे बनाया, वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ा होता तो 10-10 मीटर पे इसको हम लोग बना सकते थे। तो उसको हमने कैलकुलेट किए, तो यहाँ से जो आपके पास में वैल्यू था, ओ एक्स का वैल्यू क्या था यहाँ से, जो आपको ऑफसेट की वैल्यू निकला हुआ था, उसका फॉर्मूला को हम फिर से लिखना चाहेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो। जो आपका ऑफसेट था, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अगेन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। देखिए आर स्क्वायर की जगह क्या किए, 100 का स्क्वायर, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है ये स्क्वायर है। ठीक है, ये इस तरह से इसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो हमने पहला ऑफसेट लिया है कितना पर, 5 मीटर पे। पहला इंटरवल हमने क्या लिया हुआ है इसका, 5 मीटर पे। हाँ 5 मीटर इंटरवल है यहाँ पे। तो ये आर स्क्वायर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का हमने क्या किया, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या माना है, 5 मीटर इंटरवल माना है। देखिए इंटरवल, ये जो पेग इंटरवल है आपको खुद का सिलेक्शन होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पेग इंटरवल जो होता है ये खुद का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कितना कितना ज़्यादा आपको इंटरवल मिलेगा, तो आप यहाँ से 176.07 माइनस 123.71 आप इसको माइनस कर लीजिए, जितना आता है उसको बराबर बराबर भागों में आप इसको बांटते चलिए। ठीक है, अगर इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 1.71, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 6, 53.69 आया। तो अगर 5-5 के इंटरवल में लेंगे तो हमारे पास में 10 और लास्ट में 3.69 आएगा। ठीक, 5-5 मीटर से स्टार्ट करते हैं तब, यानी कि हमने 176.07 यहाँ पर है, और इसको हमने 5 मीटर एक्स्ट्रा 5 मीटर आगे से किए तो हमका पहला इंटरवल मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा, ऐसे हमको क्या मिलेंगे, 10-11 मिल जाएंगे। 10-10 का बनाएंगे आपको 5 या 6 मिलेगा वहाँ पर, तो आप चाहें तो 10-10 का ही बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने आर स्क्वायर, फिर से यहाँ पर आर की जगह 100 यूज किए, और L/2 जो है 25.88 यहाँ पर यूज किया। इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा पहला जो ऑफसेट है वो आ गया कितना, 3.28 मीटर का। इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला इंटरवल आपका आ गया 3.28 मीटर का, लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किए हैं सेंटर से, यानी कि जो आपका सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से 5-5 मीटर हमने रखते हुए चला, यानी कि सेंटर से ये 5 मीटर मानते हैं ये दूरी होगा यहाँ से। तो देखिए इसका लेंथ कितना था, 3.41 मीटर। अब बताइए इस वाले लेंथ से दूसरा लेंथ छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सेंटर की तरफ चूंकि ये पॉइंट की तरफ में आ रहा है, कर्व बंद होने के कगार पे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। तो इससे हमारा क्रॉस चेक हो जाता है कि हम जो अगला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये 3.41 से छोटा ही होना चाहिए। तो देखिए 3.28 आ गया। ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, दूसरा ऑफसेट लिए कितना पे, 10 मीटर इंटरवल, क्योंकि 5 मीटर पहले था, और दूसरा इंटरवल लेंगे यहाँ से, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 ये था, 5 ये हो गया, 10 हो गया। तो हमको ऐसे कितना जाना है, 25.88 मीटर का है, तो लास्ट वाला हमारा कितना आएगा, 5.88 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर जाएंगे 5 बार तो 25, और लास्ट वाला कितना आ जाएगा, तो 0.88 हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो लास्ट में 5.88 हो जाएगा। तो ऐसे हम दूसरा इंटरवल यहाँ पे यूज किए, तो देखिए दूसरे का जो वैल्यू आ गया तीसरे का इससे कम आ गया।
ऐसे हम तीसरा इंटरवल यूज किए, चौथा इंटरवल यूज किए, पांचवा इंटरवल पर आ गए, तो लास्ट में हमको क्या रखना होगा, लास्ट में हमको जो आपको वैल्यू है 25.88 वाला वो वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे 25.88 पे तो 100 स्क्वायर माइनस 25.88 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, यानी कि 0 मीटर। तो इस तरह से आपका चेक हो जाता है कि क्यों हम जब ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पर तो कोई हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑफसेट की वैल्यू 0 आ जाता है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो आपका ये चेक भी हो जाता है कि हमने जो वर्क किया है वो सही किया हुआ है। तो इस तरह से जितना ऑफसेट आपका ये लेफ्ट साइड में आया हुआ है, जितना भी ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, इसी का मिरर इमेज आपका दूसरे में आएगा, राइट साइड में भी आएगा। तो इस तरह से जो आपका हाइट मिल गया, इस सभी हाइट को क्या करेंगे, फ्री हैंड से जब इसको मिलाएंगे तो हमें एक कर्व मिल जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, लगता है कि क्रिटिकल दिखता है, लेकिन बहुत ही ईजी है, ये करना इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इसमें हाइट निकालनी है। जैसे पहला हाइट आपने निकाला कितने का, 3.41 मीटर का, दूसरा हाइट निकाला कितने का, 2.91, इससे कम है तो 2.91 इधर भी होगा, 2.91 इधर भी होगा। तीसरा है सॉरी 3.28 का, दूसरा है 2.91 का, इससे कम होगा तो ये दोनों साइड में आएगा, फिर इससे कम आएगा, फिर ये दोनों साइड में होगा। तो इस तरह से हम जितना भी ये इसके टॉप पॉइंट्स होंगे, जितना भी ये टॉप पॉइंट्स होंगे, इन सभी को मिलाते चलेंगे ना तो हमको एक कर्व मिल जाता है। तो ये आपका था कि लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड से कर्व को किस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट का। ये इसका दूसरा मेथड है। टेंजेंट से आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए ये सेकंड मेथड है। ये भी बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंजेंट कौन सा होता है, देखिए ये मान लीजिए अब T1, ये T2 और I। टेंजेंट कौन होगा, T1 से I और I से T2। पहला मेथड में हमने बताया कि आपको इसका हाइट पता करना होगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया क्या, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड का ऑफसेट ले रहे हैं। ऑफसेट का मतलब होता है मेजरिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लॉन्ग कॉर्ड से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये आपका ऑफसेट कहलाता है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हमने बताया टेंजेंट। तो दूसरा मेथड में कहता है कि या तो टेंजेंट आई T1 से या टेंजेंट आई T2 से, दोनों में से किसी से भी। करना क्या है कि ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ का मिड ऑर्डिनेट जो आता है, आपको टेंजेंट से इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसका 90 डिग्री, तो यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही परपेंडिकुलर्स आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। और इसी का हाइट, इस जो हाइट है, ये जो आपके पास में हाइट है इसी हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ये टॉप पॉइंट होगा, इस सभी टॉप पॉइंट को आप जब मिलाते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कर्व मिल जाएगा। सिमिलर केस यहाँ भी बनता है। यहाँ भी आप इसको 90 डिग्री डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। तो इन सब का जो हाइट होगा, इस हाइट का जो ये टॉप बिंदु होगा, इसको जब मिलाते जाएंगे फ्री हैंड से तो आपको क्या मिल जाता है, एक कर्व मिल जाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट है क्या, T1 से T2 कर लेते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने इसको मिड ऑर्डिनेट यहाँ पर जनरेट कर दिया। मिड ऑर्डिनेट के लिए मिड ऑर्डिनेट जनरेट करने के बाद हमको यहाँ से क्या करना है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डालते, यहाँ से इसको हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ से ये वैल्यू आपका जो आता है, ये आपका जो बनता है एपेक्स डिस्टेंस होता है, और ये मिड ऑर्डिनेट होता है। तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं यहाँ से कि जो आपने यहाँ से रेज किया हुआ है 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर आपने यहाँ से रेज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। तो जो आपने परपेंडिकुलर यहाँ से रेज किया हुआ था, इसको यहाँ से भी हम मैच कराएंगे। तो एक हमको यहाँ से भी एक ट्रायंगल देखने को मिलता है, यहाँ से भी ये 90 डिग्री बनता है। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर P, इसका डिस्टेंस मानते हैं यहाँ पर x डिस्टेंस मान लिया। ये जो आपका ऑफसेट होगा, इसको हमने यहाँ पर y डिनोट कर लिया। यहाँ पर हमने इसको y डिनोट कर लिया। ये इसका जो आप लाइन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल बना, P R इसका तो रेडियस है, आप इसका नाम लिख लीजिए Q, इस पॉइंट का। R तो इसका रेडियस है, ये रेडियस की वैल्यू है PQO। ठीक है, आपके पास जो ट्रायंगल बना PQO में,
तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, एंड इसकी वैल्यू को x माने हैं, तो यहाँ भी ये क्या होगा, x होगा यहाँ से। तो दो ट्रायंगल यहाँ भी हम यूज करेंगे, पहला T1 P और O, और दूसरा PQO। तो PQO में क्या देखते हैं कि O से P आपका क्या है, रेडियस है, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, QP स्क्वायर, यानी QP यानी PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ये पहला ट्रायंगल का हो गया। दूसरा जो ट्रायंगल है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, OP स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, R स्क्वायर बराबर QP। Q से P का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो y है, यही y है ना, ये इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ से इसका क्या ले लिए, ये y, तो y स्क्वायर। और O से Q, देखिए O से Q क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R है, तो R में से x घटा देंगे तो O से Q मिल जाएगा, तो यानी कि लिख सकते हैं R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना होगा, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। क्या करेंगे, देखिए इस y को इधर ले जाते हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर माइनस एक्स। अब एक्स यहाँ निगेटिव में, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे एक्स बराबर आर को यहीं रहने दिए और इधर माइनस चल जाएगा, ये बन गया हमारा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ऑपरेशन और करेंगे, आर स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई बाई आर का स्क्वायर और इस सब का पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट हटा तो पावर 1/2 लगा दी, ये हमारा एक्स हो गया। तो ये जो आपको यहाँ से इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि जो ये पावर होता है, ये पावर इसके साथ में आ जाता है और बाकी ये पावर बाद में घटते चला जाता है। तो एक बार का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 आएगा, दूसरा आएगा तो 1/4 आएगा, तीसरा आएगा तो 1/8 होगा, यानी कि वैल्यूज और भी बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, y जो है ये लगभग 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर होता है, और रेडियस हमेशा जो बनता है वो 200, 400, 500 के आसपास में होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, y बाई आर की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, और इसमें 1/8, 1/16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए r माइनस r, यहाँ से हमने r कॉमन किया हुआ है, तो r एक हमने बाहर भी निकलेगा, क्योंकि r उसका से दोनों में डिवाइड दिया, r कॉमन करके बाहर निकालें, तो r माइनस r 1 माइनस 1/2 चूँकि बाहर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब r से इसमें आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा r माइनस आर, और यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हमने, तो r से मल्टीप्लाई तो r, ये जगह प्लस हो जाएगा, r इंटू 1/2 इंटू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का। अब एक r से एक r ये कैंसिल हो गया, ठीक है, r माइनस आर ये कैंसिल हो गया, यानी कि बचा क्या आपके पास, वाई स्क्वायर बाई 2r बच गया, यानी कि हमारे पास में इक्वेशन निकल के आया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2r का। हमने इतना एनालिसिस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इक्वेशन भूल जाए तो आप फिर से इसको जनरेट कर सकते हैं। अब x क्या था, x आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा कि सबके पॉइंट को मिला करके कर्व को जनरेट कर सकते हैं। और y क्या है, y आपका ऑफसेट डिस्टेंस है, मतलब ये पेग इंटरवल है, जो कि आपको खुद का एज्यूम करना होता है कि 5 मीटर रखेंगे, 10 मीटर रखेंगे, 20 मीटर रखेंगे, क्योंकि आपको यह डिस्टेंस पता होता है, यह डिस्टेंस आपको पता होगा, आपको 5 इंटरवल रखना है, 6 इंटरवल रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा इंटरवल रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू में यहाँ पर चेंजेज आती जाएंगी, वो वैल्यू यहाँ पर वेरिएशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नहीं तो एक चीज़ और है, दूसरा उपाय भी है, जैसे आपको यहाँ से कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जैसे मिल गया आपको, तो मानते हैं इसका डिस्टेंस हमने जेड ले लिया, तो आपको जेड जब निकालना होगा ना, तो जेड निकालना होगा तो जितना आपका डिवाइड में आएगा, तो अगर चार चार बार आपने इसको यूज किया हुआ है, चार डिस्टेंस को माने में बराबर में, तो उसका 1/4
1/4 टाइम्स हो जाएगा ये एक्स का ये फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स का आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं इसका न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल कैसे हम लोग यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में देखते हैं, डिटरमाइन द ऑफसेट फॉर पेगिंग आउट ए सर्कुलर कर्व रेडियस 100 मीटर, द इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन द स्ट्रेट इज 60 डिग्री बाय यूजिंग मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। तो कहता है कि टेंजेंट मेथड से, ऑफसेट मेथड ऑफ टेंजेंट के हेल्प से आपको करना होगा इसके लिए सेटिंग आउट कर्व का, जिसका रेडियस दिया हुआ है एंड इंटरसेक्शन एंगल आपको पता है। तो एक कर्व है हमारे पास, इस कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी एंड कर्व का जो मिड पॉइंट है जो एपेक्स डिस्टेंस के लिए आता है वो है एफ पॉइंट माने हुए हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर डाले जिसका हमने नाम लिख दिया पॉइंट जी, जी से एफ का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है। टेंजेंट, टेंजेंट से हमने इस पर ऑफसेट डाला हुआ है। ये पॉइंट हमने T1, ये पॉइंट को T2 और ए और बी पॉइंट इसको मान लिए। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और रेडियस आपको दे दिया है कितना, 100 मीटर का आपको पता है रेडियस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ये दे दिया आपको 60 डिग्री, एंगल आपका कितना है 60 डिग्री आपको दे रखा है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका एपेक्स डिस्टेंस निकालते हैं। एपेक्स डिस्टेंस का मतलब हो गया बी से एफ का डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं, आर सेक θ/2 माइनस 1। तो यहाँ से 60/2 कर लिए, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया मेरे पास एपेक्स डिस्टेंस की वैल्यू। टेंजेंट लेंथ निकाले यानी T1 से B, टेंजेंट लेंथ कहाँ से आ जाएगा, T1 से B का डिस्टेंस r tan θ/2, फॉर्मूला यूज किए तो ये आ गया थीटा की जगह पर 60/2 यानी 30 डिग्री यूज करेंगे यहाँ पर। तो आगे हमारे पास वैल्यू 57.35, यानी देखिए ये डिस्टेंस आपको निकल के आ गया, ये डिस्टेंस आ गया 57.35 मीटर में। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए ये है 90 डिग्री, ये 60 होगा तो यहाँ भी ये वैल्यू आपको 60 ही मिलेगा। दोनों यहाँ पर ये 60 है तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ से 60 मिलेगा। तो बात करते हैं, जब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 30, क्योंकि एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का समेशन 180 होना चाहिए। ये 90 आपको पता है कि 90 डिग्री आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये 60 है तो ये 60 भी होगा ही, ठीक है, आपस में ये इक्वल होते हैं। और जब 60 और 9 150 हो गया तो ये बच गया कितना हमारे पास में 30 डिग्री, तो आ गया हमारे पास में 180 इंटरनल एंगल की वैल्यू। अब हमने ये एंगल वाला पार्ट क्यों किया है, क्योंकि हमको यहाँ से जी से एफ का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। बी से एफ का डिस्टेंस आपको पता है इस ट्रायंगल में, जब ये हमारे पास एंगल होगा तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आधार होता है और ये हमारे पास कर्ण आएगा। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ट्रायंगल बी जी एफ, ट्रायंगल बी जी एफ में हमको क्या यूज करना होगा, कॉस 30 डिग्री। देखिए 30 है, 30 के सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये हमारे पास आधार होगा, कॉस आधार, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी जी एफ बट्टा में कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगा एफ बी, ठीक है। तो यहाँ से हमको एफ जी की वैल्यू यानी जी एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एफ बी इंटू कॉस 30, और यही तो है एफ बी यानी कि बी एफ, यही तो है आपका क्या एपेक्स डिस्टेंस। तो एपेक्स डिस्टेंस यानी कि ये वैल्यू एफ जी की, यानी हम कह सकते हैं एफ जी की वैल्यू जो आएगी, जितना आपने एपेक्स डिस्टेंस निकाला हुआ है उसमें कॉस 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15.47 में कॉस 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13.40। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ये हो गया आपका 13.40 मीटर का आ गया, ठीक है। तो इतना हमने वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ क्या देखते हैं कि हमको सेटिंग आउट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या डाला, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। कर्व को सेट आउट करने के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें, कितना हमने डाला परपेंडिकुलर, तो 4 परपेंडिकुलर, 1 2 3 और एक 4। इसका नाम ले दिया हमने सी डी एंड सी डी और यहाँ पर ई हमने नाम डाला है, ठीक है। और इसका नाम दिया यहाँ, इसका नाम दिया के जे एच हमने नाम दे दिया। तो 3 हमने परपेंडिकुलर डाला और एक एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ, तो टोटल हो गया कितने 4 यहाँ पर। तो इन चारों को आपस में हम इक्वल करते हैं, ठीक है। तो T1 सी डी डी एंड ई एफ चारों क्या हो गया आपस में बराबर हमने कर दिया इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 100 होगा
टोटल T1 से G की वैल्यू कितनी आएगी, T1 से G आप निकाल सकते हैं कि आपको टोटल टेंजेंट लेंथ है कितना, टेंजेंट लेंथ आपको मिला है 57.35 और यहाँ से जो इसकी वैल्यू B से G की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर करके, यहाँ से वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको मान लेते हैं कि 100 होगा तो 100 का आधा ये हो जाएगा, फिर 25%, 50%, 75% एंड ये हो जाएगा 100%। यानी कि हम कह सकते हैं कि T1C किसके बराबर होगा, तो T1F/4 का होगा, यानी T1F ये सॉरी यहाँ पर G होगा और इसको F मान लीजिए। तो T1F का चौथा भाग होगा कौन सा, T1C होगा। अगेन T1D किसके बराबर होगा, T1D किसके बराबर होगा, तो T1F का आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा होगा, ये आधा हो जाएगा बाकी का टोटल का। T1E किसके बराबर होगा, तो T1F का 75% हो जाएगा ये। तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको जब निकालना होगा अलग अलग वैल्यू, यानी कि C से K की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये हमारे पास में ये मेथड है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट से। तो हमारे पास में वैल्यू है, जैसे सी के हमें निकालना होगा, सी के क्या होगा, तो जितना इसका भाग है किसका, एफ जी का, यानी एफ जी का कितना है, यानी कि एफ जी का कितना पार्ट होगा, तो T1F का 1/4 भाग होगा। तो लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर इंटू में एफ जी। ठीक है, इस तरह से हम सी के निकाल सकते हैं। तो यही वैल्यू हम अपनाएंगे सी के निकालने के लिए। सी के निकालने के लिए इसी वैल्यू को हम अपनाया और यहाँ से हमने वैल्यू को यूज किया और इस तरह से डीजे भी निकाला जो कि इसका हाफ पार्ट होगा एंड इस तरह से हमने EH भी कैलकुलेट किया जो कि इसका 3/4 पार्ट होगा। ये जो आप 2 देख रहे हैं यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर में आएगा जहाँ से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।